हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ बिहार बोर्ड का कुछ खास। यस, सही समझ रहे हैं आप। जी हाँ, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड प्रैक्टिस पेपर फॉर सेंटअप एग्जाम, जो कि आपके 15 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान पूर्वक सभी प्रश्नों को देखिएगा, इनको ध्यान में रखिएगा, ताकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जा सके और आप उसको क्रैक करके फाइनल एग्जाम में अपने आप को रख सकें। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर हर एक प्रश्न रहेंगे जो कि इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है, सभी सामान्य निर्देशों का पालन करना होता है। तो वो सब भी हम यहां देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह से हर एक परीक्षा की तैयारी आपकी करवाता रहेगा, क्योंकि यहां पर हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए आते हैं, आपके लक्ष्य के लिए आते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं एकदम फ्री। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। जैसा कि ये लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर फॉर सेंटअप एग्जाम, जो कि आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और जिसका समय रहेगा 3 घंटे और पूर्णांक है 100 नंबर का पेपर है। समय 3 घंटे है। तो मैं यहां पर आपको बहुत ध्यान देने के लिए कह रही हूं। प्लीज, आप जितने अच्छे से ध्यान देंगे उतने अच्छे से आप पेपर को परीक्षा में सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि इसी तरह के कुछ इन्हीं में से प्रश्न आ जाते हैं। सिलेबस आपका वही है तो प्रश्न उसी में से पूछे जाएंगे। तो क्यों ना हम प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमारा जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जा सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखा है यहां पर इंस्ट्रक्शंस या सामान्य निर्देश, जो अक्सर होते तो सामान्य हैं, लेकिन यदि हम सामान्य निर्देशों का पालन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये हमें असामान्य उपलब्धि प्रदान करते हैं। बिल्कुल लिखा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, अर्थात सब्जेक्टिव या जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो हमें टिक करना होता है, वहां हमें अपने शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहां बात लिखित की हो तो वहां आप अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं, बशर्ते कि हमारी बोलचाल की भाषा और हमारा शब्द भंडार बहुत अच्छा हो, जो कि प्रैक्टिस से आ ही जाता है। दूसरा है दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करें। अब दाहिना समझते हैं आप, ये है तो कॉपी के साइड, जैसे मैं आपको बता दूं कि देखो, ये आपकी मान लीजिए परीक्षा की कॉपी है, ठीक, और ये यहां पर एक हाशिया दिए रहता है, ये है आपका बाएं तरफ, और इस तरफ आपके अंक दिए जाएंगे दाईं ओर। ठीक है, उन अंकों को अवश्य ध्यान में रखकर उसी तरह से आपको उत्तर लिखना है। ऐसा ना हो कि अंक है, मतलब प्रश्न है 2 अंक का और आप लिखते ही जाएं और 1-2 पेजेस भर दें। तो इस बात का ध्यान रखना। दाईं ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखें। अभी जो मैंने आपसे कहा कि जितना शब्द सीमा दी गई है आपको, उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। यदि शब्द सीमा दी है कि 20 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए, तो आपको 3-4 लाइंस लिखना है आपकी आंसर बुक की, तो वो हो जाते हैं। लिखने मत बैठिएगा, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। एक और मैं बात बता दूं, जैसे ये सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे मैं, था, है, ये काउंट नहीं किए जाते। तो आप तो अप्रोक्सीमेट ये अंदाजा लगा लिया करिए कि हमारी एक लाइन में 7-8 अक्षर आराम से शब्द अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। समय है 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम है। इस रीडिंग टाइम को आप रीडिंग टाइम में ही यूटिलाइज करना, ताकि आप जब 3 घंटे की परीक्षा देंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर सकें, अर्थात उत्तर लिख सकें। क्योंकि यहां रीडिंग करते समय आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन से प्रश्न में क्या लिखना है। क्लियर है? अगला है, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट दिए जाएंगे, जो कि अतिरिक्त है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड आ एवं खंड बा। 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ है और खंड बा है। खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और खंड बा में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अर्थात ये रहेंगे खंड आ में ऑब्जेक्टिव और खंड बा में रहेंगे सब्जेक्टिव। क्लियर? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव है।
खंड आ में ध्यान से सुनो, ये निर्देश है, इनका बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है और पालन करना है। खंड आ में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 60 दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। बहुत अच्छा है, 60 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो वो सोच समझकर उत्तर दीजिएगा ताकि आप जो भी उत्तर दे रहे हैं वो एकदम सही जाए, क्योंकि हर एक प्रश्न 1 अंक का है और 1 अंक आपको पता ही है कि 1 अंक बहुत मायने रखता है। ठीक है, यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अक्सर सोचते हैं विद्यार्थी कि हमने 50 तो कर दिए, अभी ये भी आ रहे हैं 51, 52, 53, इनको भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो पहले मतलब फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को ही चेक किया जाएगा, आपके पहले 50 प्रश्नों को ही चेक किया जाएगा। उनमें से यदि कुछ गलत हुए तो वो गलत ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लास्ट वाले सही होंगे तो आपके यहां पर सही ऐड हो जाएंगे। समझ रहे हैं? आपके प्रथम 50 ही चेक किए जाएंगे, जो कि आपको यदि आपने उसमें कुछ मिस्टेक कर दी है तो नंबर कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 50 के बाद जो आप लिख रहे हैं उनके उत्तर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो खंड आ में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1 अंक, हर एक के लिए 1 अंक निर्धारित है और 1 अंक बहुत वैल्यू रखता है डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना। इनका उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त को काले या नीले बॉक्स बॉल पेन से भरें। जो 50 प्रश्न आपको सॉल्व करना है, OMR शीट दी जाती है, पहले भी आपने पता होगा ना OMR शीट किस तरह से होती है। तो OMR शीट में आपको दिए गए सही वृत्त, वृत्त मतलब गोला, उस गोले को आपको नीले पेन से या काले पेन से भरना है। मान लीजिए ये OMR शीट है और इसमें मान लीजिए आपने ये लिखा है ABCD। तो आपको यदि लगता है कि B सही है तो बहुत डार्क तरीके से आपको B का गोला भर देना है। यदि आपको लगता है कि ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, दूसरे का उत्तर D है, तो आपको D को बहुत डार्क तरीके से भरना है। ठीक, तो इस तरह से आपको OMR शीट भरनी होती है। यदि आपने ऐसे ही लापरवाही से सिर्फ ऐसा ऐसा कर दिया तो वो आपका आंसर नहीं माना जाएगा। इसके पीछे एक और कारण है कि जब OMR स्कैन होती है तो जब उसमें ये इस तरह से लाइट जब आप कलर करते हैं उसको, तो वो स्कैन नहीं कर पाती है और आपका वो सही भी आंसर होगा तब भी वो काउंट नहीं होगा। इसलिए उन्होंने लिखा है कि इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त को काले या नीले पेन से भरें। किसी भी प्रकार के हाइटनर या तरल पदार्थ, व्हाइटनर या है ना, नाखून आदि का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। यदि आपको लगता है कि अरे 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 मैंने तो ये गलत भर दिया तो मैं इसको व्हाइटनर कर दूं, OMR शीट पे व्हाइटनर चला दूं या नाखून से इस तरह से इसको मिटाने का प्रयास कर लूं और दूसरा सही वाला गोला भर दूं, तो और रद्द हो जाएगी आपकी OMR। तो ध्यान रखिएगा, व्हाइटनर या किसी तरह से जो उत्तर आपने डार्क कर दिया है OMR में, बस उसी को रहने दीजिएगा। अलग से आपको फिर उसमें कलाकारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अन्यथा आपकी OMR को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी प्रकार के व्हाइटनर या तरल पदार्थ जैसे ब्लेड, नाखून आदि का उपयोग नहीं करना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, आपको उसमें शामिल ही नहीं माना जाएगा। अब चलते हैं हम खंड बा में। तो खंड बा में कुल 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव है। अभी खंड आ में वस्तुनिष्ठ थे, ऑब्जेक्टिव थे, अब ये है सब्जेक्टिव। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक निर्धारित हैं। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। किसी भी तरह से हमें ज़्यादा या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना है। कभी कभी हमारी छोटी सी गलती हमें जिंदगी भर पछतावे का कारण देकर चली जाती है।
सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षाओं को बड़ी गंभीरता पूर्वक दीजिएगा और पढ़ाई कीजिए ना। कहते हैं ना, तैयारी जीत की। जब आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये सब हमें करने की आवश्यकता ही नहीं होगी और हम बहुत अच्छा सॉल्व करके आएंगे और अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। 1 से 60 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वो 60 प्रश्न है ना, उनमें से आपको 50 करना है। तो वही दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प भी दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें, अर्थात 50 × 1 तो हो गया 50 नंबर। 60 दिए गए हैं, लेकिन आपको 50 को ही, कोई भी 50 जो आपको लग रहा है, तो पहले आप पेंसिल और पेन जरूर लेकर जाइएगा, ताकि किसी भी तरह से पहले आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है और आपको लगता है तो इरेजर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इतने खतरनाक तरीके से नहीं कि पेन से आपने भर दिया और उसको मिटाने पर OMR शीट ही फट जाए। यदि ऐसा हुआ, यदि वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो आपकी परीक्षा भी अमान्य मानी जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसी भूल कर भी भूल मत करना, ठीक है। चलो, तो अब चलते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, अर्थात खंड आ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 50 प्रश्न हैं 50 नंबरों के। अब इनमें से कैसे 50 प्रश्न हैं? 60 प्रश्न हैं, 1 से लेकर 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हैं, और इन 60 प्रश्नों में से हमें 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। आपके पास OMR शीट होगी और दी जाएगी आपको, उसी में जो भी आपको लगता है, जैसे भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पढ़ा था हमने पाठ, तो उसमें कितने प्रेरक व्यक्ति थे उनके जीवन में, किस किस के पद चिन्हों पर वो चले, कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके पद चिन्हों पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो चले। तो का है 5, खा है 8, गा है 10 या घा 3। कितने व्यक्ति थे जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रेरक माना या प्रेरणा स्रोत उन्होंने माना? तो उत्तर होगा कौन सा? घा, है ना, जिसमें ज्योतिबा फूले थे, कबीरदास जी थे, और एक और कौन थे? कालिदास, या और बताइएगा, ठीक है। तो ये जवाब हुआ सही, मतलब घा सही है। अब आपकी जो OMR शीट दी जाएगी उसमें इस तरह से आपने देखा ही है पहले भी। मान लीजिए ये प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ABCD, तो ये ABCD मान लीजिए, इनको इस तरह से अपन लिख लेते हैं, ठीक। और अब आपको लग रहा है, मतलब ये वाला उत्तर सही है, पहले का घा सही है, मतलब D सही है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, या तो आप काले से भर सकते हैं, तो काला गोला बहुत डार्क तरीके से भर के आना है, तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, उसने जहर पी ली। इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? जहर। का है जातिवाचक, खा है भाववाचक, गा है द्रव्यवाचक, या घा है समूहवाचक? क्या है? जहर, ठीक है। तो जहर को कौन सी संज्ञा में रखा जाएगा? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? तो ये वाला उत्तर होगा द्रव्यवाचक, क्योंकि लिक्विड है। तो यहां पर आया गा, मतलब दूसरे का है गा, अर्थात सी, तो सी का गोला भर देंगे बहुत अच्छे से, तो ये भी सही माना जाएगा हमारा। बिल्कुल डार्क तरीके से भरना है हमको, ठीक। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? कौन सा वर्ग था? का था पिछड़ा वर्ग, खा था सामान्य वर्ग, गा था दलित वर्ग, या फिर घा मध्यम वर्ग? कौन से वर्ग में उन्होंने जन्म लिया था और उसके आधार पर ही उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने के अथक प्रयास किए और फलस्वरूप संविधान की रचना कर डाली? कौन सा वर्ग था? दलित वर्ग में ही उन्होंने जन्म लिया था, जो कि समाज में बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। तो तीसरे का भी है
गा। इस तरह से आप भरते जाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? यस, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? अब हिंदी की जो लिपि है उसको तो हम जानते हैं कि हिंदी की, मराठी की, ये गुजराती, इनकी लिपि देवनागरी है, लेकिन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? का है खरोष्ठी लिपि, खा है ब्राह्मी लिपि, गा है रोमन लिपि, या घा है गुरुमुखी लिपि? देवनागरी लिपि का विकास हुआ था खरोष्ठी लिपि से, याद रखना। चौथे का प्रश्न है का सही, ठीक है। तो आपको इतने अच्छे तरीके से डार्क करना है ताकि आपको किसी भी तरह से जो आपने उत्तर लिखे हैं उनमें गलती ना हो, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है और जितने भी प्रश्न होंगे उनको पूरा करते जाना है। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे। अब हमने देखा कि चौथे का है। अब पांचवें को चलते हैं, छठवें पर चलते हैं, सातवें पर चलते हैं, आठवें पर चलते हैं, नौवें पर चलते हैं और 10वें पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है ना। खेत खलियान, कितना अच्छा लिखा था उन्होंने कि खेत खलियान वैसे ही हैं और मैं फिर से लौट कर आऊंगा। कौन कवि थे? का है जीवनानंद दास, खा है विनोद कुमार शुक्ल, गा है प्रयाग शुक्ल, या फिर घा कुंवर नारायण। लौट कर आऊंगा फिर कविता लिखी गई है प्रयाग शुक्ल जी द्वारा। तो पांचवें का उत्तर भी कौन सा है? सी। तो इसका गोला हम बहुत अच्छी तरीके से भर देंगे, ठीक है। लौट कर आऊंगा फिर प्रयाग शुक्ल, याद रखना, लौट कर आऊंगा शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, ठीक है। कपोल का क्या अर्थ है? कपोल, पहला है का है ललाट, खा है गाल, गा है सिर, घा है चेहरा, ठीक है। तो यहां पर का, खा, गा और घा भी लिखे जा सकते हैं ओएमआर शीट में। तो वैसे तो ABCD आते हैं। तो कपोल का अर्थ है का ललाट, ललाट मतलब ये माथा, खा का है गाल, गा का है सिर, या घा है पूरा चेहरा। तो कपोल का अर्थ होता है सिर, ठीक है। तो यहां पर गा, छठवें का आया गा, तो ये भी जाएगा आपका इसी में। बहुत अच्छे से सर्किल भरते जाइए ओएमआर शीट में। अब हम चलते हैं सातवें तक। निर्वासित का अर्थ है निर्वासित, का है प्रवास, खा है आवास, घा है बेघर, गा बेघर, या फिर घा घर। तो यहां पर निर्वासित का अर्थ होता है बेघर कर देना। निर्वासित हो गए कई लोग, जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो बेघर हो जाते हैं, निर्वासित हो जाते हैं, ठीक है। तो 7 का भी है तीसरा। इसी तरह से हम ये करते जाएंगे। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चरित होता है? तालु, तालु समझते हो? जिह्वा के जस्ट ऊपर वाला जो अपना भाग होता है, जीभ के जस्ट ऊपर वाला जो थोड़ा थोड़ा खुरदुरा खुरदुरा होता है, उसको तालव्य कहते हैं, उसको तलवा कहते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चरित होता है? कौन सा वर्ण तालु की सहायता से बोला जाता है? तो बोलकर देखते हैं। का है पा, तालु का कोई बिल्कुल नहीं है। खा है छा, छा छा, ठीक है। गा शा, शा, या घा है टा, टा, ठीक है। तो अब आपको कौन सा लगा है कि कौन सा वर्ण तालु से उच्चरित हुआ है? पा। तालु समझते हो? जीभ के ऊपर का जो भाग रहता है, तालव्य कहते हैं उसको, जो जिसमें खुरदुरा खुरदुरा ऐसी लाइन लाइन सी बनी रहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पा है? क्या नहीं है। छा, छा, छा भी नहीं है क्या? शा, शा, क्या ये लग रहा है? या फिर टा, टा। तो यहां पर आएगा छा, छा। आप सोचो कि यदि
वहां पर जीभ पूरी तरह से मुड़कर नहीं जाएगी तो छा का हम उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, तो तालु से ही होता है इसका उच्चारण। ठीक, आगे चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पढ़ी थी हमने इनकी रचना, नलिन विलोचन शर्मा। का है राम पोद्दार शर्मा, खा है राम स्नेह शर्मा, गा है रामानुज शर्मा, घा है राम अवतार शर्मा। ठीक है, तो यहां पर आता है उनका पिता का नाम था राम अवतार शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम राम अवतार शर्मा। प्रश्न है 10वां। सेन साहब की मोटर कार थी? का स्ट्रीमल इंड, खा मारुति 800, गा इंडिका स्ट्रीमल, या घा डिजायर मोटर कार। सेन साहब की मोटर कार थी डिजायर मोटर कार। ठीक है, चलो। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण अनुवाद किया था, पाठ के लेखक कोई और थे, अनुवाद इन्होंने किया था। कौन सी कहानी थी वो? का है ढहते विश्वास, जिसमें बाढ़ का वर्णन किया है, एक मां की वेदना का वर्णन किया है। खा है दही वाली मंगम्मा, किस तरह से अपने घर में ही पराये जैसा व्यवहार होने लगा था उसके साथ। गा है नगर, कि आजकल ग्रामीण गांव से एक स्त्री आती है अपनी बच्ची का इलाज कराने और वो भटकती रहती, उसे कोई भी सही राह नहीं दिखाता, या घा था मां। ठीक है, तो इनमें बी आर नारायण ने अनुवाद किया था दही वाली मंगम्मा। ठीक है, बी आर नारायण ने इस कहानी का अनुवाद किया था। ठीक है, जो कि तमिल में लिखी गई थी और उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। क्लियर हुआ? याद रखिएगा प्लीज, याद रखना होगा, अभ्यास करना होगा, बार बार देखना होगा ताकि हम भूलें ना, क्योंकि जो कार्य हमेशा हमारे मन और मस्तिष्क में चलता रहता है वो हमेशा के लिए विराजित हो जाता है, फिर नहीं भूलते। समझ में आया? जैसे हम किसी व्यक्ति से वर्षों ना मिलें तो व्यक्ति को भी भूल जाते हैं कि नहीं, उसी तरह से हम यदि प्रश्न अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल ही जाएंगे। ऐसी ही स्मृति होती है मनुष्य की, तो उसका अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है ताकि हम भूलें ना। 12वां प्रश्न है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास का कन्नड़, खा तमिल, गा मराठी, या घा गुजराती। तो श्रीनिवास हैं कन्नड़ भाषा के साहित्यकार, श्रीनिवास। ठीक है, 13वां, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? मैक्स मूलर ने किस देश की प्रशंसा की थी? याद है? का है जापान को, खा है श्रीलंका को, गा है भारत को, या फिर घा कनाडा को। यस, उन्होंने भारत को ही सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माना था कवि मैक्स मूलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर रखेंगे? जूता, जूता कौन सी संज्ञा के अंतर्गत जाएगा? का है समूहवाचक, खा है द्रव्यवाचक, गा है जातिवाचक, या फिर घा है भाववाचक। तो जूता जाएगा आपका द्रव्यवाचक में। क्यों जाएगा बताइए जल्दी? क्या वो बह रहा है? क्या वो दूध दही घी तेल है? फिर कैसे द्रव्यवाचक में? हाँ, जूता जिस भी, जैसे लेदर का हो या नायलॉन का हो, बहुत सारे, तो इनसे तरह तरह के प्रकार से कहीं जूता बन जाता है, कहीं बेल्ट बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, तो ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही आएगा। ध्यान रखिएगा, जूता द्रव्यवाचक में ही आएगा, क्योंकि ये किसी भी, जिससे भी जूते बनाए जाते हैं वो उनसे और भी कई सामान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 15वां है, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद, ठीक है, इसका विच्छेद करेंगे, जब तोड़ा जाएगा इस शब्द को तो किस तरह से इसका विच्छेद होगा? का है नी प्लस विवाद, खा है नी प्लस विवाद, फिर है गा नी प्लस वाद, या फिर घा नी प्लस विरवाद। निर्विवाद।
अब निर्विवाद जब हम लिखेंगे इस तरह से तो कैसे जाएगा, इस तरह से जाता है, क्योंकि आधा रा है ना, ऊपर रा लगा है, निर और विवाद। ठीक है, जब ऐसा लिखते हैं तो जो आधा रा है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग में। तो क्या ये सही होगा, ये सही होगा ऐसा, ठीक है, यस, यही सही होगा, निहि विवाद, क्योंकि जो आधा रा है वो परिवर्तित हो गया है आपके आहा। ठीक, नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, पवन में कौन सी संधि है। पवन, पवन में ध्यान से सुनना, जब हम पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरह से करेंगे, उसको जोड़कर देखिए, तोड़कर देखिए, पौ धन अन, तो कौन सी संधि होगी। देखो, का है दीर्घ संधि, खा है गुण संधि, गा है यण संधि, या फिर घा है अयादि संधि। ये होगी अयादि संधि, क्योंकि पौ अन। ठीक है, इस तरह से होता है पवन का विच्छेद। तो जब कभी औ की मात्रा और आ आता है तो वो अयादि संधि होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला 17वां प्रश्न है, लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, का मां, खा बेटी, गा सास, घा पत्नी। तो लक्ष्मी लक्ष्मण की थी पत्नी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी। मंगू याद है आपको, जो बचपन से ही थोड़ी मंदबुद्धि थी और लोग उसको पागल भी कहते थे, लेकिन उसकी मां उसका बहुत ख्याल रखती थी, और उसको जब पागल खाने भेजा गया तो मंगू की मां की हालत भी मंगू के तरह हो गई थी। सिर्फ एक ही, मतलब कुछ ही घंटों में मंगू की मां की हालत भी मंगू की तरह हो गई थी, वो भी अपना होश आवास खो बैठी थी, याद है ना। हाँ, तो ये है, उसकी थी 3 संतानें और 2 बेटे थे, एक और बेटी थी जिसका विवाह हो गया था। ठीक, अगला, मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। मां याद है ना, का है श्रीनिवास, खा है सातकोड़ी होता, गा है ईश्वर पेटलीकर, या फिर घा सुजाता। मैंने आपको एक हिंट दी थी, जब हम ये मां शीर्षक जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि याद रखिएगा कि मां के लेखक का नाम हम कैसे याद रखेंगे, कि मां तो भगवान का ही अवतार होती है, अर्थात ईश्वर। मां और ईश्वर, तो ईश्वर पेटलीकर ही उस कहानी के लेखक हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। ये मैंने तब भी कहा था, वीडियो देखिएगा, कि मां कहानी के लेखक को आप याद रखना, ईश्वर का रूप है मां, और इसके रचयिता भी हैं ईश्वर पेटलीकर। ध्यान है, रहेगा आप, अब नहीं भूलना है। ठीक है, अगला है 20वां, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र शब्द है, इसको विच्छेद किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो किस तरह से किया जाएगा। का है पौ प्लस वित्र, खा है पौ प्लस इत्र, गा है पिव प्लस इत्र, या घा पौ प्लस इत्र। तो पवित्र का होगा पौ प्लस इत्र, पवित्र। ठीक है, ये संधि विच्छेद इसका होगा। अगला है 21वां, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। कौन सी भाषा में वे इतने निपुण हो गए थे कि बचपन से उनकी कविताएं, मतलब वो लिखने ही लगे थे बचपन से ही। का थी संस्कृत, क्या संस्कृत भाषा में, गा है, खा है लैटिन भाषा, गा है अंग्रेजी भाषा, या घा अमेरिकन भाषा। तो मैक्स मूलर की जो भाषा थी वो लैटिन थी, इतनी स्ट्रांग थी कि बचपन में ही वे कविताएं लिखने लगे थे। ठीक है, चलते हैं 22वें प्रश्न पर, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ पढ़ा था ना हमने। तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। का जंगली जीवन में, खा शिक्षित जीवन में, गा अशिक्षित जीवन में, या घा अविकसित जीवन में। मनुष्य को नाखूनों की जरूरत थी जंगली जीवन में, जब वह जंगल में रहा करता था, आदि मानव था, जब उसके पास ये भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उस समय उसके नाखूनी औजार का काम किया करते थे। ठीक है, तो उस समय उसको नाखूनों की जरूरत थी। अगला, असुरों के पास नहीं है। का विद्याएं, खा शक्ति,
गा युद्ध कौशल या घा लोहे के अस्त्र। तो असुरों के पास नहीं है लोहे के अस्त्र, याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, निर्गुण का संधि विच्छेद कीजिए। अभी याद कीजिए, हमने निर्विवाद का किया था ना, इसी तरह से निर्गुण का भी होगा। का है नी प्लस गुण, खा है नी प्लस गुण, गा है नी प्लस गण या फिर नी प्लस गुण। बिल्कुल का ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि ऊपर जो लगा है रा, आधा रा, वो हो जाता है विसर्ग में परिवर्तित। अब है 25वां, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? का पापाती, खा सीता, गा गीता या घा लक्ष्मी। तो वल्ली अम्माल की पुत्री थी सीता। ठीक है। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं। धरती कब तक घूमेगी अर्थात मां आखिर कब तक यहां से वहां भटकती रहेगी। मां जब बूढ़ी हो जाती है, तो यदि 3 बेटे हैं, याद आया ये वाला चैप्टर, जब 3 बेटे हैं, बुढ़ापे में जैसे ही उन बच्चों के पिता का देहांत हो जाता है, तो मां एक अकेली पड़ जाती है और कभी कहते हैं कि तुम रख लो 1 महीने, वो बेटा कहता है कि तुम रख लो। इस तरह से आखिर वो कब तक घूमती रहेगी। बहुत ही मार्मिक कहानी थी। तो कब तक, धरती कब तक घूमेगी कहानी लिखी किसने थी? का सात कोड़ी होता, खा ईश्वर पेटलीकर, गा श्रीनिवास या फिर घा सावरदैया। ये लिखा था सावरदैया जी द्वारा, धरती कब तक घूमेगी, याद रखिएगा। ठीक है। 27वां प्रश्न है, दीर्घायु में समास बताइए। समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, एक बार मैं फिर आपको बता दूं ताकि जो भी आपके मन में डाउट है। समास मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन 6 भी माने जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से याद रखिएगा, अब ता क दा दा। ठीक है। आ से अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। बा से बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। ये तो दीर्घायु, दीर्घ हो आयु, दीर्घायु को कैसे करेंगे? दीर्घायु में क्या द्विगु समास होगा? तो एक बार मैं बता देती हूं कि कैसे होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय अर्थात जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित ना हो, अव्यय कहलाता है। पूर्व पद अव्यय। और बहुव्रीहि में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय में जो लिखा होता है, जो भी पद लिखा है, उसी का डिस्क्रिप्शन किया जाता है। और द्विगु में पहला पद अर्थात पूर्व पद संख्यावाचक होता है। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो दीर्घ आयु, अब दीर्घ है और आयु है, तो इसमें पहले 2 पद, एक पूर्व पद क्या है? दीर्घ, उत्तर पद है आयु। तो इसका समास कौन सा होगा? कर्मधारय, क्योंकि इसका ही विवरण देंगे। दीर्घ है जो आयु, ठीक है, तो दीर्घ है जो जिसकी आयु। अगला, पंचानन में समास बताइए। अभी अभी बात की थी हमने कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, पंच प्लस आनन, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो इसमें अब मेरी बात सुनिए, एक आनन, चतुरानन, पंचानन राजे। यदि हम बात करते हैं, प्लीज आप ध्यान से सुनना कि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने तो सोचा कि भाई पूर्व पद है संख्यावाचक, तो ये द्विगु समास होना चाहिए, फिर बहुव्रीहि कैसा हो गया? बहुव्रीहि ऐसा कि पंचानन किसे कहा जाता है, दशानन किसे कहा जाता है, किसी ब्रह्मा जी किसको कहा जाता है बताइए? कौन है 3 सिर वाले, कौन है 5 सिर वाले, कौन है 10 सिर वाले? तो यहां पर यदि बात की जाती है किसी थर्ड पर्सन की, तो वहां पर होता है आपका बहुव्रीहि समास। अगला, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? का है 8वीं सदी,
खा है 6ठी सदी, गा है 9वीं सदी या घा है 4थी सदी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? उत्तर भारत की बात की जा रही है, पूरब पश्चिम उत्तर, हिमालय की बात की जा रही है, हिमालय की तरफ की। तो वो मिलने लगे थे 8वीं सदी से। 30वां प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से? तो दक्षिणी भारत से भी इसके प्रारंभिक लेख मिलते हैं। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? कहानी बहादुर याद है? बेचारा जैसे तैसे अपने गांव से भाग कर आया और यहाँ पर लेखक के घर में शरण ली और उस पर भी चोरी का इल्जाम लगा दिया था। उसे बहुत खरा खोटा भी सुनाया, उसकी पिटाई भी की और आखिर इतना उसको लगा था कि मुझे इस परिवार में अपना समझ लिया गया है, लेकिन उसको नौकर ही समझा और उस पर इल्जाम लगाया गया और चुपचाप फिर वो वहां से भी चला गया था। मात्र कितने रुपए का इल्जाम लगा था? का है 10 रुपए, खा है 11 रुपए, गा है 12 रुपए और घा है 13 रुपए। तो उस पर लगा था 11 रुपए का इल्जाम। और वो भी जब मेहमान आए थे उनके घर तो उन्होंने कहा कि आपके घर के नौकर ने ही शायद मेरे पैसे चुरा लिए, और घर वालों ने भी उसका साथ ना देकर मेहमानों का साथ दिया था। प्रश्न है 32वां, त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र, गा द्विगु समास, खा द्वंद्व समास, गा बहुव्रीहि समास या घा तत्पुरुष। त्रिनेत्र 3 है नेत्र, ठीक है, तो पूर्व पद संख्यावाचक। आकंठ में समास बताइए। आकंठ, आकंठ। का है द्विगु समास है क्या? बिल्कुल नहीं। द्वंद्व समास है? नहीं लग रहा। अव्ययी भाव समास है क्या? तत्पुरुष समास है? आकंठ। अब ये जो है आ, पूर्व पद है आ और उत्तर पद है कंठ, तो पूर्व पद यदि अव्यय है तो अव्ययी भाव समास होगा। क्या आ से और भी शब्दों का किया जाता है? बिल्कुल। आ, जन्म, बहुत सारे, ये जो है ना ये अव्यय है इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। आ से और भी शब्द बनाए जा सकते हैं, आ, जन्म, ठीक है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। 34, 34वें प्रश्न पर, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष में क्या उपसर्ग होगा? उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के पहले या पूर्व में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यक्ष में जो उपसर्ग है वो क्या होगा? का प्रा, खा परी, गा प्रति या फिर परा। तो यहां पर आएगा प्रति, ठीक है, और ये कौन से उसमें जाएगा? समास में, अव्ययी भाव समास में भी जाएगा, ठीक है। तो यहां उपसर्ग क्या है? प्रति प्लस यक्ष, ठीक है, प्रति धन एक, प्रति वर्ष, प्रत्येक, तो ये जाएगा प्रति। 35वां प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? कैसे, क्यों चला गया था बहादुर लेखक के घर से? का है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, अभी अभी डिस्कस किया था हमने। खा मां की याद आने के कारण, गा चोरी के इल्जाम के कारण या फिर घा उपर्युक्त सभी। किस कारण से उसने लेखक का घर छोड़ दिया था? और सबसे बड़ा कारण था उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, है ना। अगला, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? पहला है KM हिंदी संस्थान, खा है JM हिंदी संस्थान, गा है हिंदी साहित्य अकादमी या घा राष्ट्रभाषा परिषद। तो रामविलास शर्मा कौन से संस्थान के निदेशक बने थे? रामविलास शर्मा KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे। प्लीज याद रखिएगा, रामविलास शर्मा KM हिंदी, KM हिंदी, ना कि JM हिंदी, ठीक है, KM हिंदी। अगला प्रश्न, 37वें प्रश्न पर आ गए हम, 37। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। अब यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, निराला की साहित्य साधना एक बहुत अच्छी रचना है जो किसने लिखी है? का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है शिव पूजन सहाय, गा है अशोक वाजपेयी या घा रामविलास शर्मा। तो ये इसके जो हैं वो भी रामविलास शर्मा ही
रचनाकार हैं। 38वां प्रश्न है, अधीश में कौन सा उपसर्ग है? अधीश उपसर्ग, का है अति, खा है अधि, गा है अ और घा है अनु। तो अ प्लस अधि प्लस ईश, अधि प्लस ईश ऐसे जाएगा, अधि प्लस ईश, अधीश। ठीक है, छोटी बड़ी मिलकर भी बड़ी ही बनती है, दीर्घ संधि। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। 39वां प्रश्न, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा, का अपि, खा अभि, गा औ या घा अनु। तो इसमें उपसर्ग है अभि, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। अभि एक है और दूसरा है संशा, तो इसमें अभी ही उपसर्ग है। 40वां, परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है? परिष्कृत, का प्रा, खा परि, गा प्रति या घा परा। बताइए, प्रा है, परि है, प्रति है या परा है? तो इसमें जाएगा परि प्लस कृत। ठीक है। 41, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी या आठवीं पीढ़ी, अर्थात उनकी लगातार सदियों से इसी तरह से उनके चाचा, ताऊ, दादा सब संगीत से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो वो अपनी पीढ़ी के 7वें कलाकार हैं। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? का है 27 वर्ष, खा है 26 वर्ष, गा है 25 वर्ष और घा है 24 वर्ष। तो उनको मिला था जब साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो उनकी आयु थी 27 वर्ष। 43, भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मूलर की रचना है ये। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किस लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए, खा है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या फिर यूरोप के वीरों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नए सिकंदर विशेषण हुआ था युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, जो ट्रेंड थे। 44, टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय मतलब वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। टिकाऊ, अक, अक्कड़, आड़ी, आऊ, आऊ ही होगा इसका प्रत्यय। ठीक है। 45वां प्रश्न, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, का आकू, खा आक, गा अक या घा अक्कड़। तो तैराक में है आक। 46, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। का प्रतिवादी, खा प्रतिवादी, गा प्रतिवादी या घा प्रतिवादी। सही शब्द बताइए, सही शब्द। यहां पर आपको सही शब्द चुनना है। प्रतिवादी, जब हम प्रतिवादी लिखेंगे तो क्या प्रतिवादी ऐसा लिखेंगे या प्रतिवादी, दा में छोटी की मात्रा होगी, या फिर प्रति बड़ी की मात्रा और वाह और दा की बड़ी मात्रा? फिर ये बताइए। तो इनमें से होगा प्रतिवादी। जब हम लिखते हैं तो ऊपर वाला ही सही है, प्रति ऐसा ही आता है, वादी जब लिखते हैं तो ऐसा ही आता है। ये सब गलत है। ठीक है। 47वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है? अशोक वाजपेयी जी याद है आपको? का है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, खा है नदी के किनारे भी नदी है, गा है का और खा दोनों, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। तो ये है का और खा, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है। अशोक वाजपेयी जी की रचना है। 48वां, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? भारत भक्त ऑफ कास्ट, का है नकेत के प्रपद्य, गा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषण इनमें से है उनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। 49वां है, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी जी ने किया? का थोड़ी सी जगह, खा कविता का गल्प, गा बहुरी अकेला या घा पहचान। तो उसका है, उनका जो संपादन है पहचान, अशोक वाजपेयी जी की पहचान, ऐसे याद रख लीजिए, अशोक वाजपेयी जी की पहचान। 50वां, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। बहुत ध्यान से सुनना। तरुण, तरण, तरुणु, तरुण।
तो कौन सा शब्द आपको लग रहा है कि एकदम सही है? और ये शब्द है तरुण। ठीक है, 51। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। बहुत ध्यान से, इसमें अक्सर मिस्टेक होती है। जानवी गंगा के पर्यायवाची है। गंगा नदी को जानवी के नाम से भी जाना जाता है, तो कैसे लिखेंगे उसको? का जानहवी, जानहवी, जानवी या जहनवी? बताइए। तो इसमें जाएगा आपका उत्तर गा, जहनवी। हा आधा और उसी में आ जाएगा, जैसे इस तरह से देखो, जहनवी। ठीक है, जाह्नवी। तो इसलिए उसको जब लिखते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं, जाह्नवी। ये ना है और ये वाह है। 52 है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऐसी एक आध बातें और देखने में आती हैं, ऐसा एक आध बातें और सुनने में आती हैं, ऐसी एक आध बात और सुनने में आती है, ऐसा एक आध बातें और जानकारी में आती हैं। तो ऐसी एक आध बात और सुनने में आती है, तो आ जाएगा तीसरा, ऐसी एक आध बात। वाक्य को शुद्ध वाक्यों का चयन भी आएगा, तो जब आप बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही। ठीक है, इसलिए हमें उच्चारण की भाषा पर बहुत ध्यान देना है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी याद है? वो अपने पिताजी के साथ बाजार गए थे और किस तरह से बच्चे मछली को बचाना चाहते थे। ठीक है, उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय, निम्न मध्य वर्गीय या फिर मध्य वर्गीय? तो ये थी निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी। 54वां प्रश्न, मछली पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है विनोद कुमार शुक्ल या घा प्रेमचंद? तो इसके हैं विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। 55वां, बहादुर कहां का रहने वाला था? कहां से भागकर आया था? कहां का था वो? बिहार का था, उत्तर प्रदेश का था, नेपाल का था या फिर भूटान का? तो वो था नेपाल का। एक दिन उसकी मां ने पिटाई लगा दी थी, तो उस दिन पूरी रात वो जंगल में पेड़ पर बैठा रहा और सुबह होते ही वहां से निकल आया और फिर लेखक के घर में काम करने लगा। 56, नौबत खाने में इबादत साहित्य कौन सी विधा है? बताया ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर आधारित ये रचना। का निबंध, खा कहानी, गा व्यक्ति चित्र या घा साक्षात्कार? तो नौबत खाने में इबादत है व्यक्ति चित्र, क्योंकि इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की बात की गई है। 57, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जहां तक हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, जैसा भी हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है। अब इसका आ जाएगा हमारा विचार तो यही है, जैसा तक, जहां तक नहीं आएगा, हमारा विचार तो यही है। भाई जहां वहां तक जाने की जरूरत नहीं, सिंपल है, हमारा विचार तो यही है। 58, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन। प्लीज बेटा ध्यान से सुनिए सभी लोग। हाँ राजीव, आप सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो कि ये है ना शुद्ध वाक्य या शुद्ध शब्द बहुत पूछे जा रहे हैं। मतलब आप 60 में से देखिए कम से कम 10 तो यही आ चुके हैं। कहीं शुद्ध वर्ण का चयन करना है, कहीं अक्षर का चयन करना है, कहीं शब्द का चयन करना है, कहीं वाक्य का चयन करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करना। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यही सही होना चाहिए। यस, क्योंकि यहाँ शुद्ध गाय क्या है? गाय क्या कोई अशुद्ध होती है? यहाँ गाय दूध का शुद्ध, ये भी गलत है, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। 59, जोश का लिंग निर्णय करें। जोश, अब जोश भरा है या जोश भरी है? सेंटेंस बनाकर देख लिया करो। जोश होता है या जोश होती है? तो जोश बताइए, क्या का है पुल्लिंग, खा है स्त्रीलिंग, गा है उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो स्त्रीलिंग नहीं है या पुल्लिंग नहीं है, तो क्या उभयलिंग है? तो जोश शब्द है पुल्लिंग, क्योंकि जोश होता है। चाहे वो, जैसे कि हमारी हिंदी की अध्यापिका में बड़ा जोश है, बड़ी जोश है, नहीं, तो वो पुल्लिंग में जाएगा। 60वां प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न। कौन स्वेच्छा सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? का लक्ष्मण, खा गुणनिधि, गा अच्युत या घा इनमें से कोई नहीं? तो ये है गुणनिधि भी उनके साथ बांध में लगा हुआ था। ठीक है।
समझ आया? तो ये रहे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 60 प्रश्न हमने कर लिए हैं। इनमें से आपको सभी बहुत अच्छे से ध्यान से पूरे ध्यान में रखना है, ताकि आपकी परीक्षा में मान लीजिए आएंगे ही आएंगे, इनमें से कुछ प्रश्न आ गए तो वो आप बिल्कुल सही करके आए प्लीज। अब हम चलते हैं खंड बा की तरफ, जो है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, मतलब अभी थे वैकल्पिक प्रश्न, अब हैं पहले थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अब है सब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, क्योंकि इसमें आएंगे 6 प्रश्न और 6 में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। आंतरिक मतलब 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर दीजिए, या 2 गद्यांश में से 1 का उत्तर दीजिए। इस तरह से आंतरिक विकल्प पूछे जाएंगे, लेकिन टिक द करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित गद्यांशों में से, देखो आ गया ना, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। अब 2 गद्यांश दिए हैं और 1 गद्यांश को करना है, और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, मतलब 2-2 अंक के 5 प्रश्न, मतलब 10 नंबर हमारा गद्यांश से पक्का है। वहां 50 नंबर हो गए हमारे 60 में से, और 10 नंबर का गद्यांश है। वेरी इजी। इजी कब? जबकि हम ध्यान से पढ़ेंगे। का देश के स्वतंत्र होने पर शासन की ओर से अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का श्री गणेश किया गया। ठीक है, जब देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार की ओर से बहुत सारे जन कल्याणकारी, मतलब जनता की सुविधा के लिए, जनता के कल्याण के लिए कई योजनाओं का श्री गणेश किया गया, आरंभ किया गया, और शासकीय कर्मचारियों ने उनकी पूर्ति में भरसक योग दिया। जो भी सरकारी कर्मचारी थे, शासकीय कर्मचारी थे, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से पूरा सहयोग भी दिया। फिर भी इस बात का अनुभव किया जा रहा है कि शासन तंत्र में पूरी कार्य तत्परता का अभाव है। इतना सब करने के बाद भी यह अनुभव किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र में जनता के कल्याण हेतु कोई सोच विचार या भावना नहीं है, कमी है। जितनी तेजी से प्रगति की जा सकती है उतनी हो नहीं पाती। इसके पीछे कर्मचारियों का यह दुराग्रह रहता है कि कम काम करें। अब क्या रहता है, उनको लगता है कि जितना हम कार्य करते हैं उतना उनको प्रति नहीं मिलता, तो अब हमें कम कार्य करना चाहिए। कभी कभी भ्रष्टाचार भी प्रगति के पथ में बाधक बन जाता है, क्योंकि सरकार ने योजना दी है कि भाई जनता को इतना कुछ देना है, और वो आते 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 गायब भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो भ्रष्टाचार भी प्रगति के में बाधा उत्पन्न करता है। देश के वर्तमान संकट में कर्मचारियों को शासन सूत्र चलाने में पूरे उत्साह से योग देना चाहिए। क्या यह संभव नहीं है कि वे भी अपनी कार्य गति को बढ़ाएं और अतिरिक्त समय में कार्य करके पिछली फाइलों को शीघ्र निपटा दें? सब जब एक एक करके, कहते ना साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो यहाँ जब सभी कर्मचारी, सभी व्यक्ति अपनी पिछली जिम्मेदारियों को भी थोड़ा अपने कंधों पर ले लेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, और इसके एक्स्ट्रा जो टाइम देकर उस कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। इससे वे देश के प्रति अपनी भूमिका को अधिक सफलता से निभा सकेंगे। यह देखकर और भी आश्चर्य होता है कि शासकीय कर्मचारी कभी कभी सरकार की खुली आलोचना करते हैं उसी क्षेत्र में, लेकिन फिर भी आलोचना करेंगे। कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। कम से कम ऐसा तो नहीं करना है कि हम जहां हैं उसी संस्था की हम निंदा करें। राष्ट्र की कमियों के प्रति उनका भी उत्तरदायित्व है, सिर्फ सरकार का नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने राष्ट्र की उन्नति में उतना ही हक रखता है जितना कि सरकार एक व्यक्ति क्या कर सकता है बताइए? कोई भी घर परिवार का एक व्यक्ति, वो 5 सदस्यों तक को कंट्रोल नहीं कर सकता, और उम्मीद लगाते हैं सरकार से कि वो कई करोड़, सैकड़ों करोड़ जनता पर लगाम लगा दे और उसको हर एक के सुख दुख में साथ दे। ये कैसे संभव है? जब हम स्वयं अपने ही परिवार को एकता के सूत्र में नहीं बांध सकते, तो हम सरकार पर इल्जाम लगाने का भी कोई अधिकार नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यही कहा है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वही उनकी निंदा करते हैं। राष्ट्र की कमियों के प्रति उनका भी उत्तरदायित्व है, इसे वे जैसे भूल ही जाते हैं और अपना सारा समय निंदा करने में बिता देते हैं। हमारा अनुरोध है कि उन्हें शासन की आलोचना ना करके जनमत को सरकार के अनुकूल बनाना चाहिए। किंतु यह बात नहीं है कि उन्होंने इस दिशा में कुछ किया ही ना हो। जब से देश में आपात स्थिति की घोषणा की गई, तब से वे इस दिशा में जागरूक हो गए।
अब यहां लिखा है कि हमारा अनुरोध है कि उन्हें शासन की आलोचना ना करके जनमत को सरकार के अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, यदि वो सही दिशा या सही वाक्य या सही बात एक दूसरे से करेंगे तो सकारात्मकता आएगी, जिससे हर एक देश में जोश की भावना उत्पन्न होगी और जो भी है कि कुछ दिशा, जो सही दिशा में कार्य हो सकेंगे। ठीक है, जब से देश में आपात स्थिति की घोषणा की गई तब से वे भी इस दिशा में जागरूक हो गए। अब है हर प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है, देश के स्वतंत्र होने पर क्या किया गया? बताइए। देश के स्वतंत्र होने के बाद अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का श्री गणेश किया। जब राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रारंभ किया गया, शुभारंभ किया गया, श्री गणेश किया गया। दूसरा, शासन तंत्र में किस चीज का अभाव है? कौन सी चीज की कमी है? शासन तंत्र में पूरी कार्य तत्परता का अभाव है। मतलब पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं, जहां तक कि सरकारी कर्मचारी ही सरकार की निंदा करते हैं। देश की प्रगति में मुख्य रूप से क्या बाधा है? कर्मचारियों का दुराग्रह और भ्रष्टाचार देश की प्रगति में बाधक है। अर्थात कर्मचारी जो खाते तो उसी थाली में है लेकिन छेद भी कर देते हैं, और साथ ही साथ भ्रष्ट नीति जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लगी हुई है, जिसे दूसरों की दुख, दर्द या दरिद्रता से कोई मतलब नहीं है। यही बाधा है उन्नति में। अगला प्रश्न है, शासकीय कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका क्या फर्ज होना चाहिए? शासकीय कर्मचारियों को शासन सूत्र चलाने में पूर्ण उत्साह से योगदान देना चाहिए। अतिरिक्त समय में पिछली फाइलों को शीघ्र निपटा देना चाहिए, ताकि जो कार्य रुका हुआ था वो भी धीरे धीरे सुचारू रूप से चल सके, और जो देश का बाधा है, मतलब देश की प्रगति में जो बाधा है, उसको धीरे धीरे करके कम किया जा सके। ठीक है। 5वां, आपात स्थिति का क्या लाभ हुआ? आपात मतलब समझते हैं, कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। जब देश में आपात की स्थिति की घोषणा की गई तो शासकीय कर्मचारी सरकार के अनुकूल कार्य करने के लिए जागरूक हो गए, क्योंकि पता चल गया कि यदि सरकार की तरफ से यह सूचना घोषित कर दी गई कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको बेदखल किया जा सकता है, या फिर ऐसी कुछ कहते हैं ना कि जब तक लगाम ना कसी जाए, जब तक हंटर ना रखा जाए, तब तक कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता। क्या पता क्यों भारतीयों के मन में गुलामी की, मतलब गुलामी मानसिकता है कि कोई जब हंटर लेके खड़ा होगा तब वो ईमानदारी से काम करेंगे, या हर एक व्यक्ति जब ईमानदारी से कार्य करने लगे तो किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, या फिर बाधा आएगी भी तो उसको निपटाया जा सकता है। दूसरा है, 2 में से कोई एक करना है। विश्वविख्यात मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर सन 1823 में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में। ठीक है। मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे, आपकी पाठ्य पुस्तक में उनका एक पाठ है। जब वे 4 वर्ष के हुए उनके पिता विलेम मूलर की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, और उनकी जो लैटिन भाषा थी इतनी स्ट्रांग थी कि वे बचपन में ही कविताएं लिखने लगे थे। बावजूद इसके उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने लगे। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। आप ये सोचिए, मैक्स मूलर जो कि जर्मनी में जन्मे थे, और फिर भी उनको अपनी भाषा, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था, और वे चाहते भी थे, जिज्ञासु भी थे। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन प्रारंभ किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद, जिनको हम सब मानते हैं, उनके विचारों का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो उन्होंने भी मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत कहा है, अर्थात विद्वान। ठीक है। भारत के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर है। अनुराग मतलब प्रेम। भारत के प्रति मैक्स मूलर का जो प्रेम है वो दुनिया में जाहिर है। मैक्स मूलर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म डसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। याद रखना, जर्मनी, 6 दिसंबर 1823। ठीक है। अगला, वे कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? जब मात्र वे 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अगला है, पिता के मरने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी? जैसे ही पिता की मृत्यु हुई
उनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई थी, बहुत दयनीय, क्योंकि अर्निंग या कमाने वाले वही थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब कैसे क्या हो, फिर भी उनकी शिक्षा बाधित नहीं हुई। उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का उनकी शिक्षा दीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? उनकी दयनीय आर्थिक शिक्षा स्थिति का शिक्षा दीक्षा से बाधित ही नहीं हुई और वो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में लगे रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें क्या कहा है? वेदांतियों का भी वेदांती, ज्ञानियों का भी ज्ञानी। वेदांतियों मतलब जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, जो विद्वान होते हैं, ठीक है, तो उनका भी, विद्वानों का विद्वान कहा है, ज्ञाताओं का ज्ञाता कहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें इन्हीं शब्दावली को याद रखना, क्योंकि जब भी हम किसी के वाक्य को लिखते हैं तो एज इट इज लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखते हैं, ठीक है। वेदांतियों का भी वेदांती कहा, ठीक है, समझ में आया? कर लिया आपने? 10 नंबर आपके पक्के। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक 2 अंक का है। वन्य प्राणियों के ह्रास, ह्रास मतलब नाश या विनाश, कैसे उनका नाश हो रहा है, कैसे उनकी कमी आ रही है, ठीक। वन्य प्राणियों के ह्रास का एक प्रमुख कारण इनका शिकार और इन्हें विभिन्न उद्देश्य के लिए फंसाना है। इनका आर्थिक महत्व होने के कारण इनका दोहन होता है। दोहन मतलब इनका नुकसान किया जाता है, इनको बाधित किया जाता है, ठीक है। यद्यपि फंसाना, शिकार करना, कभी जाले में फंसाना, कभी शिकार करना, कभी व्यापार करना, कभी कानूनी रूप से वर्जित है, किंतु स्थानीय, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी काला बाजारी एवं तस्करी हो रही है। भले ही कानून कितने भी पक्के हों, सख्त हों, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी काला बाजारी एवं तस्करी हो रही है। चोरी चुपके उन्हें एक देश से दूसरे देश भेजा जा रहा है, जिसके कारण वन्य जीव का तेजी से दोहन हो रहा है, कमी होती जा रही है। जितने थे अब उतने नहीं बचे हैं। इस पर सरकार द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे लाया जा रहा है और स्थानीय जनता में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। बिहार के दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य एक अच्छा उदाहरण है, जहां प्रवासी पक्षियों के शिकार एवं व्यापार पर रोकथाम के लिए स्थानीय नागरिकों के सहयोग से जन जागरण के कार्यक्रम चलाए गए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से यूनेस्को क्लब द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए यहाँ एक वॉच टावर का भी निर्माण करवाया गया है। वॉच टावर समझते हैं ना, जंगल में ऊंचे ऊंचे टावर बनाए जाते हैं ताकि वहां से जो जंगल के मतलब रहते हैं ना वन रक्षक, उनकी देखभाल कर सकें। अब है प्रश्न पहला, ऊपर तो गद्यांश का शीर्षक दीजिए। शीर्षक होगा वन्य प्राणियों का ह्रास, धीरे धीरे उनका नाश कैसे होता जा रहा है, धीरे धीरे उनकी जातियां विलुप्त कैसी होती जा रही हैं। दूसरा है वन्य प्राणियों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, आखिर क्यों इनकी जातियां विलुप्त होती जा रही हैं। तो वन्य प्राणियों के ह्रास का एक प्रमुख कारण इनका शिकार करना है और उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए फंसाना है, ठीक है। सबसे बड़ा इनके विनाश का कारण क्या है, इनका शिकार करना और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उन्हें फंसाना। तीसरा है वन्य प्राणियों के दोहन के क्या कारण हो सकते हैं। कारण क्या है, वन्य प्राणियों के आर्थिक महत्व होने के कारण इनका दोहन होता है, क्योंकि उनका आर्थिक महत्व है, इसलिए इनका अंतर्राष्ट्रीय उसमें भी तस्करी की जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है। बिहार में अभ्यारण्य कहां है, ये आपको पता ही होगा। बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में अभ्यारण्य है। दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य है, ठीक है। याद है ना आपको, तो पता होगा ना, याद रखिएगा। अगला, पक्षियों के शिकार पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन के सहयोग से यूनेस्को क्लब द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसके द्वारा, यूनेस्को क्लब। आप चले हम दूसरे गद्यांश पर, एक हमने कर लिया है, ठीक है, और दोनों में से हमें एक कोई करके आना है। तो जो बेस्ट हो, जिसके आप उत्तर यहां स्ट्रक्चर कर लो, फ्रेम कर लो, उसी को चुनना। समय नहीं रहेगा आपके पास ज्यादा, ठीक है। सामाजिक समानता का अभिप्राय है कि सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, सबको समान समझा जाए और सबको समान सुविधाएं दी जाएं। हमारे देश में
सामाजिक समानता का अभाव है। बस जाति प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति समाज में अछूत के रूप में रहते हैं। समाज से उनका कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें समाज के बहिष्कृत समझा जाता है, उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी जाती और उन्हें सामाजिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। हमारे समाज में लड़कियों के साथ भी भेदभाव बरता जाता है। माता पिता भी उन्हें वे सुविधाएं नहीं देते जो अपने लड़कों को देते हैं, तो बचपन से उनके भेदभाव के होने के साथ साथ देश की उन्नति में बाधा आ रही है। इस प्रकार की असमानता से बहुत सी लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि ना तो उन्हें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि लड़कों को की जाती हैं, तो उनका मानसिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता। इससे समाज की उन्नति में बाधा पड़ती है। इस प्रकार की असमानता का दूर होना आवश्यक है। नागरिक समानता का अर्थ है कि राज्य में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ना ही जाति प्रथा, ना ही लिंग भेद। ठीक है, कानून और न्यायालय में अमीर गरीब और ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव ना किया जाए, दंड से कोई अपराधी बच ना सके। उसी प्रकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को राज्य कार्य में समान रूप से भाग लेने का, मत देने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का तथा राज्य के ऊंचे पद को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक समानता का ही द्योतक है। तो ये जब समानताएं होंगी तो पूरी तरह से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और उन्नति कर पाएगा। यदि सामाजिक बाधाएं होंगी, लिंग भेद होंगे, जाति भेद होंगे, तो जिससे समाज कई भागों में बंट जाएगा, और जब कई भागों में बंट जाता है तो उन्नति हाथ नहीं आती है। तो इन सबको हमें दूर करना होगा। पहला है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का एक समुचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक है सामाजिक समानता, क्योंकि इसी पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग आदि के आधार पर भेदभाव न बरतना तथा सभी को समान सुविधाएं एवं अधिकार प्रदान करना ही सामाजिक समानता कहलाती है। ना तो समाज में भेदभाव हो, ना धर्म के आधार पर भेदभाव हो, ना लिंग भेद हो, ना जाति भेद हो। जब ये सब नहीं होगा तो सामाजिक समानता कहलाती है। ठीक है, अगला, हमारे देश में सामाजिक समानता किस रूप में है? देश में किस तरह से है सामाजिक समानता? हमारे देश में सामाजिक समानता, असमानता किस रूप से है? असमानता पूछा है, नॉट समानता। तो हमारे देश में सामाजिक असमानता कई रूपों में दिखाई देती है। जैसे जाति प्रथा भी असामाजिक या सामाजिक असमानता का ही एक कारण है। इस प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्तियों को अछूत समझा जाता है और उन्हें सामाजिक अधिकारों से भी वंचित किया जाता है, जिससे देश की उन्नति रुक रही है। इस तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा देश एक साथ, एकजुटता के साथ आगे बढ़ सके। अगला है, नागरिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समानता समझ लिए, अब नागरिक समानता। राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, उनके साथ जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, गरीब अमीर, ऊंच नीच सभी को समान रूप से न्यायालयों में न्याय मिले। ऐसा नहीं कि कोई गरीब आ गया तो उसकी सुनवाई ही नहीं है, कोई पैसे उड़ा दिए तो उसका तुरंत जस्टिस हो गया। ठीक है, कोई भी अपराधी दंड से बच ना पाए, और इस प्रकार की समानता हो को ही नागरिक समानता कहते हैं, ताकि जो न्यायालय है वो सबके लिए समान हो, ना कि अंधा कानून है जहां पर पैसे या बड़े लोग आ गए तो वहां उनको न्याय दे दिया और जो नहीं है तो उनका कुछ नहीं है। अगला, लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से क्यों नहीं हो पाता? आखिर क्यों लड़कियां सामाजिक या शारीरिक रूप से विकास नहीं कर पाती? होता क्या है कि प्रायः माता पिता लड़कियों को वे सुविधाएं नहीं देते हैं जो लड़कों को देते हैं। ठीक है, जिससे लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता। जैसे खेलने कूदने की स्वतंत्रता, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। जब अपनी वो बुद्धि का विकास कब होगा? जब हर तरह से उन्हें शामिल किया जाएगा। शारीरिक विकास कब होगा, कब स्ट्रांग होंगी? जब उनको खेल कूद आदि के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी। जब ये स्वतंत्रता नहीं है तो वो उनका कैसे शारीरिक और मानसिक विकास होगा? चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, 3 और हैं फिर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो 250 से 300 शब्द हम कहेंगे। मान लीजिए एक कॉपी में या एक जो पेज है उसको 100 मानकर चलिए, तो आपको कम से कम 3 पेजेस तो लिखने होंगे। वो भी क्वालिटेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दिया। बहुत सोच समझकर संकेत बिंदु भी लिखना, प्रस्तावना होती है,
अर्थ होता है कैसे किया जाए, क्या किया जाए, समाज के लिए क्या लाभदायक है, और उपसंहार। ठीक है, सबसे पहले जैसे प्रस्तावना, ठीक, भूमिका भी होता है, भूमिका के अंतर्गत ये सब कुछ आते हैं। प्रस्तावना होगी, अर्थ होगा, उपयोग होगा, ठीक है, समाज के लिए उपयोगी होगा, ये समाज के लिए ही होगा। और एक होता है उपसंहार, उपसंहार मतलब होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो बहुत अच्छे से याद रखना। सबसे पहला पॉइंट होता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, और एंड पॉइंट होता है आपका उपसंहार। इसको याद रखना प्लीज, ये 2 पॉइंट्स आपकी टंग पर होना चाहिए। जो भी आप निबंध लिखेंगे स्टार्टिंग यहीं से करना है और एंड यहां करना है। उपसंहार में कंक्लूड करते हैं हम कि हमने जो भी लिखा है। अतः उपसंहार का जब भी हम स्टार्ट करेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि निष्कर्षतः हमने ये जाना कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आया है, पहला है प्रदूषण, दूसरा है हमारा देश भारतवर्ष, तीसरा है गरीबी, और चौथा है संचार क्रांति, और पांचवा है भ्रमण का महत्व। ठीक है, देखो अब यहां पर प्रदूषण दिया है, तो प्रदूषण में सबसे पहले ये जो इतना है ना, ये प्रस्तावना कहलाती है, इंट्रोडक्शन, कि प्रदूषण में हम क्या क्या समझने वाले हैं। तो लिखा है प्रदूषण का अर्थ हमारे चारों ओर की प्राकृतिक भौतिक परिस्थितियों का बिगड़ना, प्रतिकूल होना। प्रकृति और उसका वातावरण इसलिए शुद्ध होता है ताकि पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी जगत जीवित रह सके। जब इसी वातावरण में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की मात्रा अपने निर्धारित अनुपात से कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, मतलब संतुलन बिगड़ जाता है, तो हानिकारक हो जाता है। पर्यावरण के इसी असंतुलन को प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, मतलब वो बैलेंस नहीं होता है तो प्रदूषण होने लगता है। प्रदूषण की मूल समस्या मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ बढ़ी है। औद्योगिकीकरण, अब मानव ने सोचा कि मैं उन्नति करूं, मैं प्रगति करूं, जितना उसकी सोच बढ़ती गई उतना प्रदूषण भी बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि औद्योगिकीकरण हुआ, फैक्ट्रीज का निर्माण हुआ, बड़े बड़े कल कारखाने खोले गए, चिमनियों से उठने वाला धुआं, नगरीकरण, नगरों पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव है, जहां पर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सब तरह के प्रदूषण बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि उन्नति को चाहते हैं हम। ठीक है, दूषित और हानिकारक जल, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, क्योंकि फैक्ट्रीज का निर्माण करना है, कहाँ करना है, ये एरिया अच्छा है, होटल का निर्माण करना है, यहां से व्यूज अच्छा दिखाई देगा, और वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। यातायात के साधनों का प्रयोग आदि अनेक क्रियाकलाप है। ब्रिज का निर्माण होना है, चलिए इस जंगल को साफ करना है, यहीं से डायरेक्ट बनाया जाएगा, जिन्होंने प्रदूषण को बढ़ाने में सहायता दी है। इसने जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण की समस्याओं को जन्म देकर मानव जीवन को दूभर कर दिया है, लेकिन मानव ही इसकी जड़ है। हम कल्पना कर सकते हैं कि दूषित और हानिकारक रसायन से घुले मिले जल को यदि पी लिया जाए तो तड़प कर मरने के सिवाय कोई भी चारा नहीं होता। वायु का प्रदूषण तो अनेक प्रकार के चर्म रोग, श्वास रोग, दमा रोग, फेफड़ा, कैंसर आदि बीमारियों को जन्म देता है, जो कि घातक होती हैं। वाहनों का शोर, चीखते लाउड स्पीकर, सभा जुलूसों के नारे, हवाई जहाज और जेट विमानों की भीषण गर्जना से रक्तचाप समझते हो, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, अनिद्रा जैसे कई रोगों को जन्म दिया है। इससे पूर्व की प्रदूषण की समस्या और विकराल मतलब भयंकर रूप धारण कर ले। ठीक है, मानव सभ्यता को पूर्णतः निगलने की तैयारी करे। हमें अपनी प्रवृत्तियों में बदलाव लाना चाहिए, हमारी आदतों में हमें बदलाव लाना चाहिए, हमारी लालच की जो भावना हमारे मन में आ गई है उसका हमें दफन करना चाहिए, और वनों के विनाश को रोककर अत्यधिक पेड़ लगाने चाहिए। कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं को रोकने के उपाय विकसित करने चाहिए। पेट्रोल, डीजल से चलने वाले वाहनों का उन्मुक्त प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंदे पानी को नदियों आदि में डालने पर रोक लगानी चाहिए, तभी हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कोरोना से मुक्ति के लिए लगाया गया लॉकडाउन जब लगा तो ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। और आप देख सकते हैं कि इस समय का जो वेदर है, चाहे आप वर्षा ऋतु ले लीजिए, वर्षा ऋतु सच में 3-4 महीने हुई जो सदियों पहले हुआ करती थी। कैसे हुई? क्योंकि प्रकृति अपने संतुलन में आ गई, प्रदूषण नहीं हुआ, प्रदूषण से रोकथाम हो गई। जब सब घरों में बंद रहे तो प्रकृति ने चैन की सांस ली
और फिर से प्रकृति का चक्र सुचारू रूप से चलने लगा है। लेकिन मनुष्य फिर स्टार्ट हो गया है। मनुष्य भूलता ही नहीं है। मनुष्य अपनी आदतों से पूरी तरह से बंध चुका है। 21 मार्च 2019 से लॉकडाउन हुआ तो सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, जिसका असर बहती नदियां, गंगा का निर्मल जल के रूप में देखने को मिला। आसमान साफ दिखाई देने लगा, पक्षियों का कलरव पूर्व की भांति सुनाई पड़ने लगा। 5 जून को सारे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये हम जानते हैं। और मानव का भविष्य तो सभी निरोगी, सुखी और स्वस्थ रह सकता है जब वातावरण को प्रदूषण से रोका जा सके या प्रदूषण से उसकी रक्षा की जा सके। हर एक मनुष्य का यही कर्तव्य है। अगला है हमारा देश भारतवर्ष। मेरा देश भारत संसार के देशों का सिरमौर है। सिर का कहते ना मुकुट है। यह प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। मां भारती के सिर पर हिमालय मुकुट के समान शोभायमान है। सरताज हिमालय है, पता है ना आपको। गंगा तथा यमुना इसके गले के हार हैं। दक्षिण में हिंद महासागर भारत के चरणों को निरंतर धोता रहता है। संसार में केवल यही देश है जहां 6 ऋतुओं का आगमन होता है। 6 ऋतुओं का आगमन सिर्फ और सिर्फ इसी देश में होता है। गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, गोमती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अनेक नदियां हैं जो अपने अमृत जल से इस देश की धरती की प्यास शांत करती हैं। भारत पर प्रकृति की विशेष कृपा है। यहाँ पर खनिज पदार्थों की भी भरमार है। अपनी अपार संपदा के कारण ही इसे सोने की चिड़िया की संज्ञा भी दी गई थी। धन संपदा के कारण ही हमारा देश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। भारत की सभ्यता और संस्कृति संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। मानव संस्कृति के आदिम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना का श्रेय इसी देश को प्राप्त है। संसार की प्राय सभी प्राचीन संस्कृतियां नष्ट हो चुकी हैं, परंतु भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। आंधी आए या तूफान आए, सबका सामना करते हुए वो आज भी है। अपनी उच्चता और महानता का शंखनाद कर रही है। संगीत कला हो, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, स्थापत्य कला हो, आदि क्षेत्र में हमारी उन्नति आश्चर्य में डालने वाली है। सब लोग चकित हो जाते हैं जब भारतीय संस्कृति की देखते हैं। जिस समय संसार का एक बड़ा भाग घूमंतु जीवन बिता रहा था, हमारा देश भारत उच्च कोटि की नागरिक सभ्यता का विकास कर चुका था। यहाँ के लोग, यहाँ के त्योहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के व्यवहार विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ सर जॉन मार्शल लिखते हैं, सिंधु घाटी का साधारण नागरिक सुविधाओं और विलास का जिस मात्रा में उपयोग करता था, उसकी तुलना उस समय के सभ्य संसार के दूसरे भागों से नहीं की जा सकती। हमारा प्यारा देश विश्व गुरु रहा है। सोने की चिड़िया कहा गया है। यहाँ की कला, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद संसार के प्रकाश दाता रहे हैं। यह देश ऋषि मुनियों, धर्म प्रवर्तकों तथा महान कवियों का देश है। विश्व प्रसिद्ध है। त्याग हमारे देश का सदा से मूल मंत्र रहा है। जिसने त्याग किया वही महान कहलाया। बुद्ध, महावीर, दधीची, रतिदेव, राजा शिवी, रामकृष्ण परमहंस, गांधी इत्यादि महान विभूतियां इसका जीता जागता प्रमाण है। किसका? त्याग का। भगवान बुद्ध ने राजपाट का त्याग किया। दधीची ने अपनी अस्थियों का मतलब अपने शरीर का ही त्याग कर दिया वज्र का निर्माण करने के लिए। रतिदेव ने अपने सामने की थाली भूखे को खिला दी। राजा शिवी, रामकृष्ण परमहंस, गांधी जी इसके उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि हमारे देश का इतिहास गौरवमय है, तभी तो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। क्या लिखा है उन्होंने? जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस तरह से हम जब भी कोई निबंध लिखते हैं तो किसी दोहे से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने मुझसे पूछा था कि जब भी कोई हम दोहा लिखते हैं किसी कोट या कोई विचार लिख सकते हैं क्या? अवश्य लिख सकते हैं बेटा। जब भी आप कोई निबंध स्टार्ट करते हैं तो कोई कोट भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी का कोई कोट लिख सकते हैं, उसका फिर हिंदी में आप अर्थ भी लिख दें। ठीक है, और एंड भी आप इस तरह से कर सकते हैं जैसा अभी जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां थी। अगला आया टॉपिक गरीबी। गरीबी ऐसा अभिशाप है जन्म से लेकर मृत्यु तक पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। यह किसी क्षेत्र विशेष या देश की ही समस्या नहीं है, बल्कि यह विश्वव्यापी समस्या है। सभी देशों में यह है। जीवन यापन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव की स्थिति ही गरीबी है कि मूलभूत आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसको गरीबी।
गरीब व्यक्ति भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा जैसी सुविधाओं से वंचित रहता है और अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी उस भंवर से नहीं निकल पाता, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता। क्या कारण है गरीबी के? अनेकों कारण गिने जा सकते हैं, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि इसके प्रमुख हैं। व्यक्ति को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते, कम मजदूरी मिलने से वह अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता, उसकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वह 2 जून की रोटी भी जुटा सके, रोजगार के अभाव में उसके परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, अकाल जैसी उनकी स्थिति हो जाती है। अशिक्षा के कारण वह किन कर्तव्य विमूढ़ रहता है, एकदम ऑलवेज कंफ्यूज्ड रहता है। किन कर्तव्य विमूढ़ का मतलब वो हमेशा इसी में करता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे ना करूं, मतलब वो पूरी तरह भ्रमित रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है कि वह क्या करे या क्या ना करे। वह कर्ज लेकर उन्नति करने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ज चुकाने के बदले कर्ज में ही आखंड में डूब जाता है। आमदनी बढ़ाने के लिए आबादी बढ़ाता है, लेकिन समस्या और भी घातक हो जाती है, बच्चे भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गरीबी उन्मूलन के उपाय, अर्थात कैसे गरीबी से उन्मूलन या कैसे गरीबी की रोकथाम की जाए। गरीबी निवारण के लिए सर्वोत्तम उपाय रोजगार के अवसर का सृजन करना है। रोजगार जितनी मात्रा में उपलब्ध होगा, आमदनी उसी अनुपात में बढ़ेगी और गरीबी दूर होगी। साथ ही शिक्षा का प्रचार प्रसार भी मूलभूत है। वस्तुओं की सस्ते दर पर पर्याप्त उपलब्धता और इसकी भयावहता को कम कर सकती है। सरकार भी इसे दूर करने के कई रोजगार योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मनरेगा आदि चला रही है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के कारण ये योजनाएं कम पड़ रही हैं। जितनी भी योजनाएं बनाए जा रहे हैं वो समाप्ति नहीं होती हैं। निष्कर्ष भी कहते हैं और उपसंहार भी कहते हैं, ठीक है। उपसंहार या निष्कर्ष का अर्थ एक ही होता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, उपसंहार या फिर निष्कर्ष। ध्यान रखिएगा प्लीज और इनका पालन अवश्य कीजिएगा। या तो आप उपसंहार लिख सकते हैं या तो आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। अंत में निष्कर्षतः कह सकते हैं कि गरीबी एक बहुत बड़ी और भयंकर सामाजिक और आर्थिक समस्या है, जिसके प्रभाव को योजनाबद्ध तरीके से कम अथवा समाप्त करने का उपाय ढूंढना होगा। नेक्स्ट है संचार क्रांति। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे रिवॉल्यूशन आया, क्या क्या हुआ। भूमिका, वर्तमान युग संचार क्रांति का युग है। संचार क्रांति की इस प्रक्रिया में जनसंचार माध्यमों के आयाम में परिवर्तन हुए हैं। आज की वैश्विक अवधारणा के अंतर्गत सूचना एक हथियार के रूप में परिवर्तित की गई है। संचार क्रांति का स्वरूप कैसा है? आज का सूचना जगत गतिमान हो गया है, बिल्कुल भागम भाग में लगा हुआ है। इसका व्यापक प्रचार प्रभाव जनसंचार माध्यमों में पड़ा है। पारंपरिक संचार माध्यम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन की जगह वेब मीडिया ने ले ली है। वेब पत्रकारिता समाचार पत्र पत्रिका एक बेहतर विकल्प बन चुका है। न्यू मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, साइबर जर्नलिज्म और वेब जर्नलिज्म जैसे कई नामों से वेब पत्रकारिता को भी जाना जाता है। वेब पत्रकारिता प्रिंट और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का मिला जुला रूप है। यह टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो के जरिए स्क्रीन पर हमारे सामने है। माउस के सिर्फ एक क्लिक से किसी भी खबर या सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह सुविधा 24 घंटे मतलब 24/7 उपलब्ध होती है, जिसके लिए किसी प्रकार का मूल्य भी नहीं चुकाना पड़ता। अब संचार क्रांति के लाभ क्या हैं? बहुत लाभ है। इसके कारण लगभग 1 दशक बीत चुका है। हाल ही में आए ताजा आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट के उपयोग के मामले में भारत 3रे पायदान पर पहुंच चुका है। आधुनिक तकनीक के जरिए इंटरनेट की पहुंच घर घर हो गई है। युवाओं पर इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। वेब पत्रकारिता के बढ़ते विस्तार के कारण ना मालूम कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। वर्क फ्रॉम होम, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब है। मीडिया के विस्तार ने वेब डेवलपरों एवं वेब पत्रकारों की मांग को बढ़ा दिया है। वेब पत्रकारिता किसी अखबार को प्रकाशित करने और किसी चैनल को प्रसारित करने से अधिक सस्ता माध्यम है। कोई प्रिंटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चैनल अपनी वेबसाइट बनाकर उन पर ब्रेकिंग न्यूज, स्टोरी, आर्टिकल, रिपोर्ट, वीडियो, साक्षात्कार को अपलोड और अपडेट कर सकते हैं। आज सभी प्रमुख चैनल जैसे IBN, स्टार, आज तक आदि और अखबारों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। इनके लिए पत्रकारों की नियुक्ति भी अलग अलग से की जाती है। तो संचार क्रांति के कई लाभ हुए हैं। अब हानि कौन सी है? हानि भी है, जहां लाभ है वहां हानि है। मानव के लिए संचार क्रांति कितनी उपयोगी क्यों ना हो, अन्य जानवरों को काफी हानि उठानी पड़ रही है। फोन के रेडिएशन से प्राणियों की संख्या दिनादिन कम होती जा रही है। चिड़ियों की रेडिएशन से मौत हो रही है। जब मोबाइल खराब हो जाता है तो मोबाइल पार्ट्स खुलने में हम फेंक देते हैं।
खुले में मोबाइल पार्ट्स को खाकर गायें पशु मर रहे हैं, बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, इसका दिमाग पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे साइबर क्राइम को भी बढ़ावा मिल रहा है। निष्कर्ष, अच्छा हम क्या कह सकते हैं? संचार क्रांति की हानि तो अनेक है किंतु लाभ भी बहुत हैं। फिर बदलते समय के साथ हमें भी परिवर्तन लाने को तैयार रहना पड़ेगा। किसी भी सफलता के लिए कुछ तो कीमत चुकानी होती है, अतः तमाम खतरों के बावजूद संचार क्रांति से हम अछूते नहीं रह सकते। भ्रमण का महत्व, घूमना फिरना, यातायात, जर्नी, यात्रा क्यों आवश्यक है? मानव जीवन बहुत छोटा है, तभी तो कहते हैं जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, हर एक पल को बड़े अच्छे से निभाना है। उसकी तुलना में प्रकृति का चित्रपट बहुत विशाल है। मनोरम वन प्रदेश, नवस्पर्शी पर्वत श्रेणियां, समुद्र का उत्ताल तारंगित विस्तार, मनुष्य निर्मित आश्चर्यजनक वस्तुएं, अनेक संस्कृतियां, भाषा भूषा, कितनी ही दार्शनिक वस्तुएं संसार में उपस्थित हैं। अब मनुष्य चाहे तो सारी आयु घूमता रहे, फिर भी सबको नहीं देख पाएगा। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और उत्सुकता ने मनुष्य को सदा ही भ्रमण के लिए प्रेरित किया है। वह घूमता रहता है और आगे भी घूमता ही रहेगा। मनुष्य सदैव नवीनता और विचित्रता के प्रति आकर्षित रहा है। नई वस्तुएं, नए व्यक्ति, नए स्थान, नए दृश्य उसे विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाते रहे। यद्यपि देश देशांतरों में भ्रमण करना स्वयं में ही एक मनोरंजक उद्देश्य है, सबको अच्छा लगता है, तथापि लोग अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। छात्र अपने शैक्षणिक ज्ञानवर्धन के लिए, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण तथा तथ्य दर्शन के लिए, व्यापारी व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए, इतिहासवेत्ता ऐतिहासिक स्थलों के निरीक्षण के लिए और सामान्य लोग केवल मनोरंजन के लिए पर्यटन स्थल पर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, अच्छा लगता है। प्राचीन समय में भ्रमण को एक साहसिक कार्य समझा जाता था, मतलब भ्रमण करना मतलब जिसमें साहस है वही भ्रमण कर सकता है। लेकिन और क्या होता था, विदेशों की बात तो दूर, अपने ही देश में भ्रमण करना भी जोखिम भरी बात थी। आने जाने के साधन सीमित ही थे ना। साधु संत या फिर वृद्ध लोग ही तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर देशाटन किए जाता था। लेकिन देश और विदेशों में अनेक साहसी लोग हुए जिन्होंने प्राचीन और मध्यकाल में दूर दूर तक साहसपूर्ण यात्राएं की। महर्षि अगस्त्य ने दुर्गम विंध्य पर्वत को लांघकर सर्वप्रथम दक्षिण भारत की यात्रा की थी। याद रखिएगा, महर्षि अगस्त्य ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत की यात्रा की थी विंध्याचल पर्वत को लांघकर। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले किसने यात्रा की थी? महर्षि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत को लांघकर दक्षिण भारत की यात्रा की थी। ठीक है, उन्होंने भारत से बाहर समुद्र मार्ग से दक्षिण पूर्वी देशों में भारतीय संस्कृति का भी प्रचार किया। आज तो भ्रमण अत्यंत सुगम हो गया है, सरल हो गया। सुगम मतलब सरल। अनेक प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक स्थलों पर आधुनिक सुविधा संपन्न विश्राम गृह भी हैं। दुर्गम से दुर्गम मतलब कठिन से कठिन स्थलों पर पहुंचने की सुविधाएं भी उपलब्ध है। लेकिन सभी सुविधाओं का सहारा लेकर पर्यटन करने में वह रोमांच का आनंद नहीं आता जो थोड़े से जोखिम उठाने में आता है, साहसिक कार्य में आता है। भ्रमण अब एक व्यवस्थित व्यवसाय का रूप ले चुका है। लाखों पर्यटक संसार में भ्रमण करते हैं। पर्यटक मतलब घूमने वाले लोग। ठीक है, इनकी सुविधा के लिए अनेक पर्यटन एजेंसियां खुली हैं जो देश विदेश में भ्रमण का प्रबंध करती हैं। पर्यटक लोग मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, पारस्परिक संपर्क वृद्धि का लाभ उठाते हैं, एक दूसरे के निकट संपर्क आते हैं, एक दूसरे के विचार, संस्कृतियों, जीवन शैलियों का भी परिचित करते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वहां का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सबको देखते हैं, फिर अपने घर में आकर भी ट्राई करते हैं। व्यवसायी लोग व्यवसाय के नए क्षेत्र तथा नई वस्तुओं से परिचित होते हैं। पर्यटक लोग भी खरीदारी करते हैं, होटलों में ठहरते हैं, वाहनों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पर्यटन व्यवसाय भी लाभान्वित होते हैं। सरकार को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। दर्शनीय स्थल और इमारतों पर प्रवेश शुल्क लगाकर भी वह पर्यटकों से धन प्राप्त करती है, मतलब एक आर्थिक लाभ के लिए है। किसी शायर ने कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। सैर मतलब घूमना। ठीक है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। जिंदगी रह गई तो नौजवानी फिर कहां। घूमना चाहिए। कथन तो सुंदर है, परंतु आज की परिस्थिति में दो ही व्यक्ति दुनिया की सैर करते हैं, एक धनवान या मनवान, जिनका मन हो या धन हो। धन को लेकर देशक बहुत सुलभ है, आनंददायी है, सारी सुविधाएं उनके कदमों पर हाजिर हो जाती हैं। अगर धन नहीं होगा फिर मन का मोह त्याग कर घर से निकल पड़ो। विदेश में नहीं तो कम से कम अपने देश में ही घूमो। फिर भी मनुष्य को पर्यटन का अवसर मिले तो उसका पूरा लाभ उसे उठाना चाहिए। चौथा प्रश्न, कुसंगति से बचने की शिक्षा देते हुए अपने अनुज मतलब छोटा भाई पत्र लिखिए, या फिर कोरोना महामारी से सुरक्षा के बारे में दो छात्रों के बीच का संवाद लिखिए। प्रश्न है 5 का। ठीक है, अब है हाजीपुर। प्रिय अनुज स्नेहानीश। ठीक है, स्नेहाशीष। अनुज मतलब छोटा भाई, याद रखना।
पिताजी का पत्र मिला, पढ़कर मन चिंताग्रस्त हो गया। आश्चर्य भी हुआ यह सोचकर कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान विद्यार्थी कुसंगत में पड़ सकता है। तुम तो जानते हो कि मित्रों का जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए यदि तुम बुरे मित्रों के साथ रहोगे तो उनके दुष्प्रभावों से बच नहीं सकोगे। तुम्हें तो ज्ञात है ना कि बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। अतः समय रहते संभल जाओ और इस असलियत से परिचित हो जाओ कि जिन्हें तुम अपना मित्र समझते हो वह वास्तव में विष भरे कनक घट के समान है, जो तुम्हारे जीवन को पंगु या लाचार या बिल्कुल एकदम से नहीं, पंगु मतलब पूरा अपाहिज बनाकर छोड़ते हैं। मेरे समझदार भाई, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अपने इन दुष्ट मित्रों से किनारा करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम सभी की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अथवा है दो मित्रों का वार्तालाप संवाद। एक है अजय, दूसरा है मोहन। अजय, यार यह कोरोना वायरस का प्रकोप तो बहुत ज्यादा फैल गया है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अब क्या कहता है मोहन? हाँ, डरने की बात तो है। ये एक ऐसी महामारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। ऐसे में इस बीमारी से डरने वाली बात तो स्वाभाविक है। अजय, अब क्या होगा? मोहन, भले ही इसका इलाज नहीं है, लेकिन हम इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। किसी भी रोग को होने की नौबत ना आने देना, यानी रोग से बचाव की एक अच्छा उपाय भी है। अब देखते हैं अजय क्या कहता है। अजय कहता है, इसी कारण हमारे देश की सरकार ने लॉकडाउन किया था ताकि संक्रमण पूरे देश में ना फैल सके। मोहन ने कहा, बिल्कुल सही। हमारे देश में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि कुछ देशों ने देर से लॉकडाउन आरंभ किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अजय, परंतु हमारे देश में तो एकदम सही समय पर लॉकडाउन हुआ। जिसका निर्णय लिया गया था वो बहुत सही था। मोहन ने कहा, बिल्कुल सही यार, इसी कारण आज हमारे देश में कोरोना महामारी का संक्रमण इतने बड़े स्तर पर नहीं फैल पाया। लॉकडाउन करने का लाभ हुआ। ठीक है, 5वां प्रश्न है, इसको लिखना है हमें। प्रश्न है ये 2-2 अंक के। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20-30 शब्दों में हमें लिखना है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित यह चैप्टर था, याद है ना? भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और क्षमता पर आधारित नहीं है। ये तो उन पर थोपा गया है, उन्हें उस जाति के आधार पर काम दे दिए गए हैं, बांध दिया गया है। मनुष्य के प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता पर विचार नहीं कर सकते। उसको वंशानुगत पेशा में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया जाता है, जिससे वो विपरीत परिस्थितियां आने पर बहुत लाचार भी हो जाता है और कभी कभी भूखमरी का भी उसका सामना करना पड़ता है। दूसरा है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है कि वह स्व के बंधन में बंधा हुआ है, जैसे स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता आदि। अर्थात अपने आप पर अपने आप को द्वारा लगाया हुआ बंधन ही हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है, स्व। ठीक है। संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? याद आया ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, नौबत खाने में इबादत, बचपन की याद, वो संगीतमय कचौड़ी की बात करते थे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कुलसुम की देशी घी वाली दुकान की संगीतमय कचौड़ी अत्यंत प्रिय थी। यह संगीतमय कचौड़ी से आशा है कि कुलसुम द्वारा कल कलाते घी में कचौड़ी के डाले जाने पर उठने वाली छन्न छन्न की सी संगीतमय आवाज होती थी, जिसमें बिस्मिल्लाह खां को संगीत के आरोह अवरोह महसूस होते थे। आरोह मतलब सारे गा मा पा धा नी, अवरोह मतलब सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? तो बिरजू महाराज सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते थे, सरोद बजाते थे और भी बजाते थे। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष भोग सकता है। भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो कविता में भारतवासियों की विक्षुब्धता, उदासी, दीनता आदि का सजीवात्मक चित्रण किया है। सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत माँ की संतान अर्धनग्न और भूखी है, सामंतवादियों के द्वारा शोषित है, अशिक्षा निर्धनता के लिए किसी तरह जीवन ढोने के लिए भारतवासी विवश हैं। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? साखी अर्थात साक्षी, तो इसके रूप में अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम है। वर्षों बीत जाने के बाद भी हिरोशिमा वासी इस त्रासदी का दंश झेलने के लिए विवश हैं। साक्ष्य के रूप में उपस्थित रहने वाला वह एक काला दिवस आज भी सिहरन पैदा कर देता है। अगस्त था और 1945। ठीक है। बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों? बेटा मां की गोद में बैठना चाहता है,
और ये जो बना है ना, ये अक्षर ज्ञान चैप्टर पढ़ा था हमने, तो उसको लगता है कि इंगा खाली मतलब मैं माँ की गोद में बैठा हूं। इंगा अक्षर सीखने में विफलता आ जाती, बार बार कोशिश करने पर भी सफलता हाथ नहीं लगती, हताश होकर विवश होकर अनायास रो पड़ता है। अक्षर ज्ञान की विफलता पर ही बेटे को आंसू आ जाते हैं। अगला है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? दही वाली मंगम्मा। जब बहू को रंगप्पा द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने से स्वीकृति प्रदान की, तब वह बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। वह जानती है कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, तो अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया और कहा धीरे धीरे अपनी दादी को अपने पास ले आना, और ऐसा हुआ। दलई बांध की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं? दलई बांध की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक दल गठन किया जा रहा है। गांव के लड़के बारी बारी से मतलब टर्न से उस बांध का निर्माण करने में सहयोग दे रहे हैं। बांध के कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है। बांध को और मजबूत करने के लिए पत्थर ढोए जा रहे हैं। रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही हैं। कहीं बाढ़ का पानी बांध ना तोड़ दे, इसलिए रत जगह भी हो रहा है। रात जागरण भी किया जा रहा है कि अच्छे से उसकी देखरेख हो सके। समझ में आए? अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा है 100 अंक है 10 नंबर का। प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? पता है आपको? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार ने आर्थिक विषमता को उजागर किया है। मदन एक साधारण किरानी का बेटा है, उसमें जीवटता और प्रतिकार करने की क्षमता है, किंतु ड्राइवर सेन परिवार का अंग माना जाता है। मदन के द्वारा ड्राइवर का प्रतिकार करना निश्चय ही सेन परिवार का प्रतिकार करता है। वस्तुतः यह लेखक ने दो परिवारों की आर्थिक स्थिति, हैसियत, मनोवैज्ञानिक सोच और सामाजिक विसंगतियों के बीच जीवन यापन करने वाले मनुष्य का यथार्थ मतलब वास्तविक चित्रण किया है। यही इस पाठ में बताया गया है। समझ में आया? देखते हैं अगला। निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखिए। गमले सा टूटता हुआ उसका गा अक्षर ज्ञान से लिया गया है। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घा, क्या कहना चाहते हैं? तो प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री शिशु के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण चित्रण करती हैं। ठीक है, शिशु का से कबूतर, खा से खरगोश सीखने के उपरांत गा से गमला सीखना चाहता है, तभी उसका गमला इधर उधर हो जाता है। अब क्या करे? तो अब उसने क्या किया, घा से घड़ा लिखते हुए घड़ा भी लुढ़क गया, नहीं लिख पा रहा, नहीं सीख पा रहा। वस्तुतः यहाँ कवयित्री कहना चाहती हैं कि अक्षर ज्ञान में शिशु की मनोदशाएं विक्षुब्ध हो जाती हैं, वो निराश हो जाता है, उसे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा, उसका मन इधर उधर भटकने लगता है और वह अनमना सा गा से गमला और घा से घड़ा पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता है। इसलिए उसको लगता है कि मैं माँ की गोद में जाकर बैठ जाऊं। सुना, समझा? और आशा करती हूं आप अपने सेंटअप एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छे अंकों से इस परीक्षा को आपको उत्तीर्ण करना है, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सको और आगे अपनी सफलता की सीढ़ी पर निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहिए। हम है ना आपके लिए 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस के साथ साथ बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें एमसीक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, जो आपके आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अभी आपने देखा ना, हमने सेंटअप एग्जाम की तैयारी की है, ये पेपर भी आपके सामने आया है, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, हर सब्जेक्ट के वीडियो देखिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।